दुनिया में कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज हैं। आज हम और आप जानते हैं कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज के बारे में, मगर हम ये नहीं जानते कि वो कैसे रन करती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया को यही लगता था कि सीक्रेट सोसाइटीज हो भी तो गवर्नमेंट के अंडर होगी या फिर ये अफवाह है। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद रॉजर मोनरियो नामे एक शख्स ने ऐसे खुलासे किए जिसने लोगों के दिलों को दहला दिया। तो आज की वीडियो में इसी रॉजर मोनरियो के बारे में जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। कम से कम 4 लोगों को अपने व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा प्लीज। दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली सीक्रेट सोसाइटी अशोका द ग्रेट ने बनाई थी। अशोका द ग्रेट का कॉज बहुत अच्छा था। इसी तरह सीक्रेट सोसाइटीज सारी दुनिया में बनी जिनका कॉज अच्छा था और कुछ सीक्रेट सोसाइटीज का कॉज बुरा था। इनमें ही सबसे ज्यादा बदनाम जमाना और मशहूर जमाना है इल्यूमिनाटी या फ्री मेसन्स। फ्री मेसन्स उन लोगों को टारगेट करते हैं जो एथिस्ट होते हैं, जिनका मजहब पे कोई ईमान नहीं होता। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उन लोगों को ऊपर टारगेट करें। फ्रीमेसन्स रिलीजियंस लोगों को भी अपने अंदर शामिल करते हैं और उनके जरिए जिनके ईमान है उनके ईमान को खाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि रॉजर मोनरियो ने ऐसे खुलासे किए जिससे आपका दिल दहल जाएगा, आपका जहन इन चीजों को नहीं मानेगा। रॉजर ने मरने से पहले ऐसे खुलासे किए एक पॉडकास्ट के जरिए कि जिसको सुनकर लोग परेशान और तंग रह गए। देखिए, रॉजर का वैसे तो ताल्लुक एक मजहबी घराने से था। इनका खानदान मॉन्ट्रियल कनाडा में था। ये फ्रेंच कैनेडियन थे और इनके माँ बाप बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। लेकिन टीन एज में उसके माँ बाप की गुजरने के बाद रॉजर का बिलीव गॉड पे से कम होने लगा और वो गॉड को ना मानने के बराबर मानने लगा। इसी चीज को देखते हुए रॉजर ने मिलिट्री ज्वाइन की और मिलिट्री में अपने बहादुरी के काफी सारे इनाम जीते और बहुत ज्यादा बहादुरी का भी मुजाहरा किया। लेकिन मिलिट्री से रिटायर्ड होने के बाद रॉजर जब अपनी रिटायर्ड जिंदगी में मॉन्ट्रियल के कोई एक सबवे से गुजर रहा था, तब उसको एक उसका पुराना मिलिट्री का दोस्त मिलता है। वो चिल्ला कर कहता है, हे रॉजर। इस पर रॉजर हड़बड़ा कर पलट कर देखता है कि मिलिट्री सर्विस के टाइम पर एक पुराना दोस्त जो इसका बना था वो उसकी तरफ दौड़ा चला रहा है। ये देखकर पहले तो रॉजर बहुत खुश हो जाता है। जब वो करीब आता है तो रॉजर से कहता है, हे रॉजर, तुम जिंदा हो। जिस तरह की मुजाहरा तुम करते थे बहादुरी का, मुझे नहीं लगता था कि तुम जिंदा बच पाओगे। इस पर रॉजर मुस्कुरा कर कहता है कि मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मैं बैटलफील्ड में मरूं। रॉजर बहुत बहादुर शख्स था और ज़हीन भी था। इसी तरह इसका दोस्त भी बहादुर और ज़हीन था और दोनों का ईमान भी बहुत कमजोर था। इस पर इसका दोस्त कहता है कि रॉजर, तुम कहाँ थे इतने सालों तक? वो कहता है कि मैं मिलिट्री के ही तमाम चीजें अंजाम दे रहा था। इन बातों में वो लड़का कहता है, यानी वो आदमी कहता है रॉजर से कि आज मेरे घर में दावत है और दावत में बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड लोग आने वाले हैं और वहां पर बहुत सारी अजीब चीजें होंगी। इस पर रॉजर परेशान होकर कहता है कि ऐसी कैसी दावत है और किस बात की दावत है? और वो कैप्टन मुस्कुरा कर रॉजर से कहता है कि इस दावत में कई सारे रेप्यूटेड और अच्छे लोग आएंगे, यानी अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले, यानी पढ़े लिखे लोग इस दावत में आएंगे और इस दावत में हम लोग अपने मरे हुए लोगों के साथ बात करेंगे। क्या तुम अपने माँ बाप के साथ बात नहीं करना चाहोगे? इस पर रॉजर हंसता है और कहता है, तुम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर में रह रहे हो और ऐसी बेतुकी बातें करते हुए तुम्हें हंसी नहीं आती। वो कहता है, तुम हंस क्यों रहे हो? अरे ये बात हंसने ही वाली है, रॉजर मुस्कुराते हुए कहता है। तो वो कहता है, कुछ नहीं, तुम तो डर रहे हो, यू आर अ चिकन हेड। ये सुनते ही रॉजर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि मैं चिकन हेड नहीं हूं, मैं चाहे तो किसी भी बैटलफील्ड के अंदर चला जाऊं, इसलिए मैं कल तुम्हारे घर आ रहा हूं। ये कहकर रॉजर और वो दोनों वहां से रुखसत हो जाते हैं। उसके बाद वो दिन आता है जिस दिन रॉजर को उस दावत में जाना होता है। रॉजर तैयार होकर उस दावत में जाता है। रॉजर देखता है कि वहां पर कई सारे रेप्यूटेड लोग उस दावत पर मौजूद हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन और मशहूर मारूफ और पावरफुल लोग भी वहां पर मौजूद थे। वो सब एक औरत को घेरे हुए थे जिसके बड़े नाखून थे और बड़ी अजीब किस्म की औरत थी। और वो लोग जाते और अपनी परेशानी उस औरत से कहते और वो औरत कहती कि तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी तरह लोग उससे मिल रहे थे। फिर रॉजर ने देखा कि एक आदमी उस औरत के पास आता है। वो कहता है कि मेरा करीबी दोस्त मारा गया है। तो औरत कहती है, ठीक है, तुम मेरे जरिए से उससे बात कर लेना।
वह कहता है कि मुझे उससे थैंक यू कहना है, मैं आखिरी बार उसे सॉरी गुड बाय भी नहीं कह सका। इस पर वो औरत के ऊपर वो आदमी आता है और वो औरत कहती है कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, तुम अपनी जिंदगी में अच्छा रहना। इस पर उसका आदमी, वो लड़का थैंक यू कहता है। रॉजर जब ये सब देखता है तो दंग रह जाता है। रॉजर को इन सब का इल्म था, एक्सोर्सिज्म का, स्पिरिट्स को बुलाते हैं और वो लोगों के अंदर स्पिरिट्स आती हैं। क्योंकि वो मजहबी था तो बचपन से वो चीजों को देखता था। हालांकि इसने मजहब को अपने टीनेज में छोड़ा था। ये देखकर रॉजर दंग हो जाता है, पर उसको हमेशा ये तमाशा ही लगता है, यानी एक्ट लगता है। लेकिन उसके बाद एक और लेडी क्यूरियोसिटी के पास साथ उसकी औरत के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे मेरे मरे हुए हस्बैंड से प्रैक्टिकली मिलना है, मुझे वो मेरे सामने चाहिए और मैं उससे बात करूंगी। जब ये बात होती है तो रॉजर अब कहता है कि अब असलियत सामने आएगी। तो वो औरत कहती है कि ये मुश्किल है लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये करती हूँ। फिर वो औरत कुछ मंत्र पढ़ती है, उसके बाद एक तेज हवा दौड़ती है और जितने उस छोटे से पैलेस के अंदर, इसे छोटा सा पैलेस कहते हैं, वो बहुत बड़ा पैलेस होता है दरअसल, उस पैलेस के खिड़की और दरवाजे एक साथ मारने लगते हैं। अचानक एक तेज हवा आती है और लोगों को ऊपर चिल्स तारी कर देती है और रूम का टेम्परेचर यानी उस हॉल का टेम्परेचर गिरने लगता है और वो औरत अचानक देखती है कि उसका शौहर उसके सामने है। ये ह्यूमन बॉडी में तो नहीं है लेकिन दिखने या ना दिखने वाली प्रोजेक्शन जैसी चीज में उसके सामने है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी, ना वहां प्रोजेक्टर था ना कुछ मौजूद था उस वक्त। ये देखकर औरत परेशान होती है और उसको गुड बाय कहती है, यानी उस अपने शौहर से बात करती है, पर्दे के पीछे जाती है, थोड़ी देर बात करती है और उसके बाद वापस आती है। ये सब होने के बाद भी रॉजर को इस चीज का यकीन नहीं आ रहा था। उसके बाद रॉजर भी ऐसी ही डिमांड करता है और वो भी अपने माँ बाप से मिलता है और दंग रह जाता है। रॉजर काफी दंग हो गया था ये सब देखकर, लेकिन रॉजर की क्यूरियोसिटी उसको मजबूर कर दी थी कि ये उनके साथ जुड़ जाए और अजीबोगरीब काम करे। इसके बाद रॉजर कहता है कि इसके बाद मैंने इन फ्रीमेसन्स का साथ दिया और अजीबोगरीब कामों के लिए इनका साथ देने लगा। शुरुआत में तो ये सिर्फ सोल्स को बुलाकर बात करते थे। ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में एक शख्स होता है, वो कहता है कि तुम इन शैतानों के बीच में कैसे फंस सकते हो रॉजर। तो वो कहता है मैं तुम्हें जानता हूं। जी हाँ, उस जगह पर मेरी बीवी भी जाती है, मेरी बीवी को वहां पर सुकून मिलता है इसलिए जाती है, लेकिन आप वहां पर क्यों जाते हैं? वो जगह बहुत खतरनाक है। रॉजर जब ये सुनता है उस चीज को नजरअंदाज करता है और वहां से निकल जाता है। बाद में जब एक नई कॉन्फ्रेंस होती है, ये बेसमेंट के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है, वहां पर ये बेसमेंट बहुत बड़ा था और वहां पर हर चीज सोने की लदी हुई थी, यानी हर चीज मटेरियलिस्टिक थी। देखिए वहां फ्रीमेसन्स और ये जो जितने भी जो कोई भी वो थे, वो लोग मटेरियल चीज को अपने अंदर समाना चाहते थे क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक दुनिया में जीना चाहते थे। जी हाँ, वो लोग दुनिया के लिए ये तमाम काम करते थे। उसके बाद रॉजर देखता है कि एक खूबसूरत सा शख्स कोट पॉइंट में उनके सामने आता है और उनसे बात करने लगता है और वो खूबसूरत सा शख्स बार बार दोहराता है कि सेटन की इबादत करो और लूसीफर से मांगो। लूसीफर कोई बुरा आदमी नहीं है। लूसीफर खुदा जिस तरह तुम पर रिएक्ट करता है, लूसीफर पर उस तरह रिएक्ट नहीं करता। लूसीफर भी तो गुनाह करता था, फिर खुदा ने उसे क्यों माफ नहीं किया? क्यों इंसानों को माफ कर रहा है? ये जंग है और तुम लोग मेरे साथी हो। ये सुनते ही रॉजर परेशान हो जाता है। रॉजर को लूसीफर और सेटन के बारे में तो मालूम ही था क्योंकि उसे बचपन से इस चीज का इल्म था, लेकिन रॉजर को इतनी क्यूरियोसिटी होती है, उसे लगता है कि कोई शख्स कोई बकवास करने वाला, ये कोई लूसीफर वगैरह नहीं है, लिहाजा मैं इससे बात करूंगा। और रॉजर जाकर उससे बात करने लगता है। जब रॉजर उससे बात करता है तो रॉजर को कई सारी तनकीदें करता है और रॉजर को बार बार बताता है कि लूसीफर और सैटन ही असली मालिक है, तुमको गुमराह किया गया है, खुदा ने उसके साथ ज्यादती की, तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं की। ऐसी बातें कर कर रॉजर को अपने अंदर लेना चाहता था, लेकिन रॉजर को यहाँ पर इल्म हो गया था कि ये शैतानी अमल है और इसको छोड़कर मुझे दीन की तरफ जाना है। इसके बाद ही रॉजर ने इस पॉडकास्ट को बुक कराया, वहां से बाहर निकला और एक पॉडकास्ट बनाया और उसके बाद रॉजर की कहते हैं कोई मिस्टीरियस तरीके से मौत हो गई। जी हाँ, रॉजर जिंदा नहीं रहा। इनकी सोसाइटी के साथ जुड़ने के बाद जो भी इन सोसाइटीज को छोड़ने की कोशिश करता है वो आखिर जिंदा क्यों नहीं रह पाता? ये भी एक सवाल है। आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा आप इसके बारे में क्या सोचते हैं और मेरे चैनल को सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और 4-5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कीजिएगा क्योंकि मेरे चैनल को 3 महीने के अंदर मोनेटाइज होना है। ये 1 साल कंप्लीट हो जाएंगे। अब तक सिर्फ 500 घंटे
और 324 सब्सक्राइबर्स हुए। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम मुकम्मल करना है। तो मेरी मदद कीजिएगा, अपने अपने अजीजों का ख्याल रखिए। क्यूजी फैमिली, मुझे दीजिएगा इजाजत। चलो चलो, काम तमाम तुम्हारे पीछे पड़े हो। सुने आप, सीक्रेट सोसाइटी से मेरे पीछे क्यों पड़े? मैं क्या डिस्क्लोज कर रहा हूं? मारना मैं तुम्हारा मेंबर भी नहीं था ना। नहीं, नहीं। नहीं